now we are going to talk about the fundamental analysis. कि ये fundamental analysis क्या चीज है and how these fundamental analysis works, right? मैंने आपको पहले बताया कि fundamental analysis के लिए course you need proper background of economics और finance, लेकिन वो लोग जिनका बैकग्राउंड नहीं है फाइनेंस का, इकोनॉमिक्स का, वो इतना कुछ समझ सकते हैं कि वो जो रिपोर्ट्स आती हैं उन रिपोर्ट्स को पढ़ के अपने एनालिसिस ले सकें. दे कैन नॉट बी एन इकोनॉमिस्ट, यू कैन नॉट बिकम इकोनॉमिस्ट, राइट? बट यू कैन रीड द रिपोर्ट एंड यू कैन सी कि जी वो क्या बात कर रहा है, क्या क्या समझा रहा है, क्या बात बात कर रहा है, जो डेटा आ रहा है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है. तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है कि जो आप ना सीख सके, राइट? वो आपको इतनी नॉलेज दे देता है फंडामेंटल एनालिसिस, आप फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को दोनों को साथ लेके जा सकते हैं. फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल फैक्टर्स. अगर हम स्टॉक्स में काम कर रहे हैं तो हम स्टॉक्स में क्या देखेंगे, हम कंपनी की जिस शेयर में काम करना चाह रहे हैं उसकी देखेंगे कि क्या कैसी परफॉर्मेंस है, उसके फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, और उसकी बेसिस के ऊपर हम कर रहे होंगे. अगर हम मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं, करेंसीज को देखने के लिए जा रहे हैं, कमोडिटीज को देख रहे हैं, तो हम साथ साथ फाइनेंशियल फैक्टर्स को देखेंगे, पॉलिटिकल सेक्टर को देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्या वो बेहतर है, या अमेरिका में क्या हो रहा है वो उनके लिए बेहतर होगा, या इन्फ्लेशन का बाइस बनेगा, अनएम्प्लॉयमेंट का बाइस बन सकता है, क्या रीजंस हो सकते हैं इन सारी फैक्टर्स के लिहाज से. लॉन्ग टर्म फंडामेंटल एनालिस्ट क्योंकि लॉन्ग टर्म काम करता है, और लॉन्ग टर्म मीन्स एनीथिंग क्लोज टू 1 ईयर और मोर, राइट? शॉर्ट टर्म के ऊपर वो आपको नहीं बता सकता. अगर आप किसी इकोनॉमिस्ट से बोलें कि कल क्या लगती है आपको, मार्केट क्या लगती है, या आपको क्या लगता है अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो आपको नहीं बता सकता. वो तो डिफरेंट फैक्टर्स को देखते हुए एनालिसिस लगाता है कि ये एक साल में ये हमारी करेंसी कहाँ होगी, हमारी इकोनॉमी कहाँ होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ हो सकती है, हमारी रिटेल सेल्स कहाँ पहुंच सकती है, हमारा ट्रेड डेफिसिट कहाँ पहुंचेगा, जो सूरत हाल है, हमारी फॉरेन रेमिटेंस कितनी आ सकती है, वो तो आपको बता सकेगा. मगर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, या मंथ, या 2 मंथ्स के बारे में वो आपको नहीं, जो आपको टेक्निकल एनालिस्ट बता देता है, एक मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखते हुए. तो यहाँ पे आपको जो एक फर्क पता चलता है वो ये कि एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म. दूसरा एक फैक्टर जो मैं आपको बताऊं कि जिस जिस रीजन की वजह से लोग टेक्निकल्स की तरफ जाते हैं, मैंने जिस तरह आपको शुरू में बताया था कि मार्केट मूव्स ऑलमोस्ट 1% अ डे. ऑल कमोडिटीज, जितनी भी कमोडिटीज है वो क्लोज टू 0.7% टू 1% अ डे मूव करती हैं. तो अगर 250 दिन ट्रेडिंग के हैं, मीन्स द मार्केट मूव्स 250% अ डे इन अ ईयर. एक साल में 250% की मूव करती है मार्केट. अगर उस 250 में से आप सिर्फ क्वार्टर % भी कमाना शुरू कर दें, तो वो भी तकरीबन $60-65 आपके बन जाए. 60-65% प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं. यहाँ के जो फंडामेंटल एनालिस्ट है वो मार्केट को देख रहा है, और जो करेंसीज की मूवमेंट, जो नॉर्मली जो मूवमेंट्स है, वो तकरीबन 10 से लेकर 12-13% साल की मूव होती है. तो अगर कोई फंडामेंटल एनालिस्ट है, वो लॉन्ग टर्म में काम कर रहा है, तो उसके विनिंग के चांसेस जो है वो 10 से 13% उसको नजर आते हैं. और अगर टेक्निकल एनालिस्ट है और सिर्फ क्वार्टर % वो 1% में से डेली कमा लेता है, राइट, तो उसके चांसेस जो है 62 to 65% है. अगर वो आधा परसेंट निकाल लेता है, तो यू आर टॉकिंग 120% इन अ ईयर, राइट? सो दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से जो टेक्निकल एनालिसिस में आते हैं. और ये 1% में डेली की अप एंड डाउन बात कर रहा हूँ, लेकिन जो मार्केट की जो अप एंड डाउन जो पूरे दिन 24 घंटे में होती है, वो तकरीबन 3 से 4% डे होती है. तो अगर कोई आदमी उसमें से 1% भी निकाल ले या 1.5% भी निकाल सकता है, इवन इफ द मार्केट गोज इन देयर फेवर, दे कैन मेक 2 to 4% इन अ डे, राइट? क्योंकि उसकी मूवमेंट तो ऊपर नीचे हो रही है. तो अगर आप उसकी सारी मूवमेंट को कैलकुलेट करेंगे तो इट मूव्स ऑलमोस्ट 2 to 4% समटाइम्स मोर.
राइट, मैं एक नॉर्मल उसकी बात कर रहा हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस और क्या कह रहा है, व्हाट टू बाय और सेल, राइट, कि क्या खरीदें और क्या बेचें, राइट। और दूसरा उसका जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, व्हाई प्राइस विल मूव, क्यों मार्केट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाएगी, उसके क्या रीजन है, क्या इकोनॉमिक्स क्या बताती है, जो कंपनी है उसकी कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो क्या बताती है, राइट, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या बताती है, दुनिया में क्या हो रहा है वो आप उसको देख रहे होते हैं कि वर्ल्ड, पूरी दुनिया में किस किस्म के क्राइसिस डेवलप हो रहे हैं, वो हमारे ऊपर क्या असरअंदाज हो सकते हैं, हमारी इकोनॉमी को कितना हर्ट कर सकते हैं, कौन सी चीज हमारी इकोनॉमी को ज्यादा हर्ट करेगी और कौन सी चीज कम करेगी। Components of fundamental analysis, industry analysis, company analysis and economic analysis, ये तीन चीजों से मिलके हमारे चलता है। अब आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, कमोडिटीज में कर रहे हैं तो वो डिफरेंट है, फॉरेक्स में कर रहे हैं तो डिफरेंट है, अगर आप स्टॉक्स में काम कर रहे हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट है, अगर आप क्रिप्टो में काम कर रहे हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट है, राइट। ये वो स्टेप्स हैं जिस स्टेप्स से हम जाते हैं कि पहले हम इंडस्ट्री देखते हैं, फिर हम स्पेसिफिक इंडस्ट्री चेक करते हैं, फिर इंडस्ट्री देखते हैं, फिर सेक्टर और देन ओवरऑल इकोनॉमी, ये ऐसे ओवरऑल इकोनॉमी, सेक्टर, इंडस्ट्री एंड स्पेसिफिक इंडस्ट्री में फिर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, ओवरऑल इंडस्ट्री, सेक्टर, इंडस्ट्री एंड स्पेसिफिक कंपनी। इस तरह हम चेक करते हैं किसी भी कंपनी की हेल्थ के बारे में। पहले हम देखते हैं पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, फिर हम देखते हैं कि एशिया में क्या हो रहा है, फिर हम देखते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में क्या हो रहा है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिन सेक्टर्स में मार्केट के अंदर तेजी है या मंदी है, राइट। जिसमें तेजी है जिसको हम खरीदना चाहते हैं, फिर हम उस सेक्टर को निकाल लेते हैं कि ये सेक्टर है, लेट सपोज हम कहते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर है, हम इस ऑयल एंड गैस सेक्टर को हम पिक कर लेते हैं। फिर उसमें हम चेक करते हैं कि वो कौन कौन सी कंपनीज हैं जो बेहतर परफॉर्मेंस दे रही हैं, फिर वो स्पेसिफिक कंपनीज को निकालते हैं, फिर हम उसके अंदर काम करना शुरू करते हैं कि ये बेस्ट कंपनी है। हमने चेक कर लिया ओवरऑल पूरी दुनिया की इंडस्ट्री क्या बता रही है, फिर जो हमारा रीजन है वो क्या बता रहा है, और हम इस सेक्टर में कौन कौन सी कंपनीज है जो बेस्ट है, उनमें से जो बेस्ट कंपनीज है उसको चुन लेते हैं, उन स्पेसिफिक कंपनी में फिर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। दिस इज हाउ व्हेन वी ट्रेड इन स्टॉक मार्केट। जब हम करेंसीज में काम कर रहे होते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिकेटर है करेंसीज के लिए, दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो ऑफ कोर्स दैट्स मेक द करेंसी स्ट्रॉन्ग। अनलाइक इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की बात बिल्कुल डिफरेंट है, राइट, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो इतनी वीक इकोनॉमी है। सेम विद द स्टॉक मार्केट, इतनी छोटी मार्केट है स्टॉक मार्केट, जो 3 साढ़े 3 लाख इन्वेस्टर्स की मार्केट है, जो 0.02% बनता है हमारी टोटल पॉपुलेशन का। और अगर हम कंपेयर इंडिया से करें तो तकरीबन वहाँ पे 60% लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है स्टॉक मार्केट में, हमारे 0.02% इन्वेस्टर्स हैं। तो जहाँ इन्वेस्टर्स कम होते हैं, जहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होता है, वहाँ पे मैनिपुलेशन के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इट मीन्स कि कोई छोटे ग्रुप्स जो है, जो इन्वेस्टर्स ग्रुप है, वो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऊपर या नीचे लेके जा सकते हैं, बिकॉज देयर इज फ्यू इन्वेस्टर्स इन द मार्केट। जो मार्केट का वॉल्यूम कम है तो उसके ऊपर वो अपनी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में जहाँ पे जो फॉरेक्स मार्केट हो गई या जो स्टॉक मार्केट है, बड़ी स्टॉक मार्केट्स है, अगर आप अमेरिका की देखें या यूरोप की देखें, इनके अंदर मैनिपुलेशन करना आसान काम नहीं है। और स्पेशली जो करेंसी मार्केट है उसके अंदर तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज देयर वॉल्यूम इज सो हाई, क्लोज टू 9 to 10 ट्रिलियन डॉलर्स डे। 9 to 10 ट्रिलियन डॉलर्स का मतलब क्या हो गया, इट्स ऑलमोस्ट 70 to 80 टाइम्स बिगर देन अ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि गोल्ड, अगर डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो गोल्ड नीचे जाएगा, अगर डॉलर नीचे जा रहा है तो गोल्ड ऊपर जाएगा। तो वो सारे फैक्टर्स को देखते हुए, फंडामेंटल एनालिसिस, इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखते हुए हम अंदाजा करते हैं कि कौन सी कमोडिटी, कौन सी करेंसीज में क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है, और उनको हम चेक करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस से कि हाउ दीज विल परफॉर्म इन द फ्यूचर। ये साइकिल है फंडामेंटल एनालिसिस का, मैं गोइंग इनटू इट।
Advantages of fundamental analysis explains the why behind the movement, right? मतलब वो हमें बताता है क्यों, why, क्यों मार्केट ऊपर गई है, क्यों, उसके रीजंस बता सकते हैं, राइट? स्ट्रॉन्ग फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ऑफ कोर्स अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म में आप शॉर्ट टर्म मूवमेंट जो हो रही है मार्केट की, वो आपको हर्ट नहीं करती है, राइट? आप परेशान नहीं होते हैं, आपको पता होता है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए मैंने काम किया है। तो शॉर्ट टर्म जो मार्केट की अप एंड डाउन है उससे आप घबराते नहीं है, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म के लिए काम किया है, राइट? वो पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट होती है आपकी ट्रेडिंग के अंदर, जिस तरह टेक्निकल एनालिसिस में जब आप शॉर्ट टर्म में काम कर रहे होते हैं तो वो पैनिक सिचुएशन, अगर मार्केट अगेंस्ट जाती है तो लोग पैनिक कर जाते हैं। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म काम कर रहे होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस को देखते हुए, तो उसमें वो पैनिक सिचुएशन नहीं आती, और आप एक बड़ी पिक्चर देखते हैं पूरी economy की, हाउ दिस इकोनॉमी इज वर्किंग एंड हाउ इट्स गोइंग। तो हम कंपैरिजन एक फर्क कर लेते हैं इन दोनों का क्या है। कंपैरिजन साइड टू साइड हमने किस तरह किया कि टेक्निकल एनालिसिस फोकस व्हेन टू बाय एंड सेल, वो हमें बता देता है कि व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल। तो उसमें टूल्स जो हम यूज करते हैं, चार्ट और डिफरेंट इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेज, आरएसआई, बुलिंजर बैंड, फिबोनाची, नो ऑफ इंडिकेटर्स जो हम देखते हैं, शॉर्ट टर्म एनालिसिस के लिए बेस्ट है। क्विक डिसीजन मेकिंग है। फंडामेंटल में क्या हुआ, व्हाट टू बाय एंड सेल, रीजन कि हम सारे रीजन देखते हैं, न्यूज एंड रिपोर्ट्स वो हम देखते हैं। टूल्स हमारे क्या है, न्यूज एंड रिपोर्ट्स है। टर्म टाइम हमारा क्या है, लॉन्ग टर्म है, वहां हमारा शॉर्ट टर्म है। स्ट्रेंथ हमारी क्या है, अंडरस्टैंडिंग द रियल वैल्यू ऑफ दैट कमोडिटी और दैट करेंसी और दैट स्टॉक, राइट? वो हम साथ साथ देखते हैं। अगर हम देखें तो देर इज नो, कोई भी ना फंडामेंटल और ना टेक्निकल, इन दोनों में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, राइट? हम कहें उसको परफेक्ट, लेकिन अगर हम दोनों को साथ मिला देते हैं तो एक बहुत ही स्मार्ट किस्म की कॉम्बिनेशन डेवलप होता है, जिसमें दोनों चीजों को हम लेके साथ चलते हैं, कि टेक्निकल्स को भी और फंडामेंटल्स को भी। मींस लॉजिक भी, जैसे लेट मी एक्सप्लेन कि मैं किस तरह ट्रेड करता हूँ, राइट? तो मेरी ट्रेडिंग क्या होती है, पहले मैं डिसाइड करता हूँ कि ये करेंसी या ये मेटल या ये कमोडिटी जिसमें भी काम कर रहा हूँ, इसकी एक साल मुझे क्या नजर आता है। आया, आई डू सी, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि गोल्ड मुझे नजर आता है कि ये 4,000 हो जाएगा, राइट? और अभी मार्केट चल रही है 3,400, राइट? मैंने ये डिसाइड कर लिया कि फंडामेंटल एनालिसिस अपने सारे कर लिए, टेक्निकल एनालिसिस की मदद से मैं ये देखूंगा कि कहाँ मुझे एंटर होना है मार्केट के अंदर, और तब मुझे मार्केट से एग्जिट होना है जहां मुझे लगे कि अब यहाँ सेचुरेशन आ गई है, ये रेजिस्टेंस आ गई है। वहां पे मैं अपना प्रॉफिट लेकर और फिर वेट करूंगा, अगर मार्केट नीचे आती है देन आई विल एंटर द मार्केट अगेन, बट आई विल नेवर सेल व्हेन द मार्केट विल गिव अ, यहाँ पे सेचुरेशन है और मार्केट नीचे आ सकती है। मैं अपने फंडामेंटल्स के साथ चलूंगा, तो मेरी डायरेक्शन जो होगी वो एक ही होगी। अगर मैं खरीद रहा हूं तो सिर्फ खरीदूंगा, अगर मैं बेच रहा हूं तो सिर्फ बेचूंगा, विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल चार्ट पॉइंट्स कि कहाँ मुझे एंटर होना है, कि कहाँ मुझे एग्जिट होना है। तो इन दोनों एनालिसिस को जब हम मर्ज कर देते हैं, तो आपको बेनिफिट ये होता है कि आप लॉजिक्स भी आपके पास आ जाती हैं, प्लस जो टेक्नोलॉजी और जो आपको टेक्निकल एनालिसिस आपको बताता है, मार्केट बिहेवियर जो आपको बता रहा है, जो मोमेंटम बता रहा है, जो वॉल्यूम आपको बता रहा है, वो भी आपके साथ साथ चल रहा है। तो आपको एक तो लॉजिक आ गई कि जी दिस थिंग शुड गो अप बिकॉज ऑफ सो दिस दिस रीजन, तो वो सारे रीजंस आपके पास आ गए। अब आपने टेक्निकल, क्योंकि फंडामेंटल आपको नहीं बता रहा कब खरीदो और कब बेचो, टेक्निकल्स आपको बता रहा है कि व्हेन टू एंटर एंड व्हेन टू गेट आउट, राइट? सो यूज दैट entry and exit points with the help of a technical analysis, get a view of this. So you are taking the advantage of both fundamentals and technicals. तो मैंने उस वक्त बताया था कि टेक्निकल एनालिसिस में तीन तरह के ट्रेंड्स हैं। वन इज अ अपर ट्रेंड, देयर इज अ डाउन ट्रेंड, एंड दिस इज अ साइडवे। इस तरह कहलाता है साइडवे। जब मार्केट की डायरेक्शन नहीं होती तो वो उसको हम साइडवेज कहते हैं, कि मार्केट एक
रेंज के अंदर फंस जाती है। इधर वी कॉल्ड अ रेंज ट्रेडिंग, वी कॉल्ड अ साइडवेज, रेंज बाउंड, ये वर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं उसके लिए। एंड दैट्स व्हाट वी वर्क। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है आई गेस? तो ये तीन मार्केट है। और जो बुल ट्रेंड है, उस बुल ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट जो है एक नया हाई बनाती है और हायर हाई एंड हायर लोज बनाती है। और जब बेरिश मार्केट होती है तो लोअर लोज एंड लोअर हाइस बना रही होती है। और जो साइड वेज है वो बताती है कि सेम सेम टॉप एंड सेम लो, हाई और लो इज द सेम, वो एक ही रेंज के अंदर ट्रेड करती है। तो ये क्या रीजन होता है कि रेंज में मार्केट ट्रेड करती है? उसका रीजन ये होता है कि व्हेन मार्केट इज वेटिंग फॉर सम न्यूज, और मार्केट इज नॉट श्योर अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, मार्केट इज वेटिंग फॉर समथिंग, कि कोई मार्केट खरीद रहे, ये भी होता है जिसमें लोग इस मौके के ऊपर अपनी पोजीशन को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, खरीदना शुरू कर, एक्युमुलेशन शुरू कर देते हैं, वो खरीदना शुरू कर देते हैं। और ये जो रेंज होती है वो होती है कि मार्केट वेट करती है किसी ऐसी न्यूज का जो मार्केट को ऊपर या नीचे की तरफ ले जाए, तो मार्केट की डायरेक्शन सेट हो। दिस इज कॉल्ड अ बेयरिश ट्रेंड एंड दिस इज कॉल्ड अ बुलिश ट्रेंड, कि जिस तरह मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, दिस इज कॉल्ड। और ये है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन हमें क्या बताती है? ट्रेंड लाइन हमें ये बताती है कि मार्केट इस लाइन के इतने टाइम पीरियड से मार्केट इस लाइन को ब्रीच नहीं कर सकती। मींस अगर ज्यादा टाइम फ्रेम है, इसका मतलब है कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइन है, ट्रेंड लाइन है। अगर शॉर्ट ट्रेंड लाइन है, मींस एक हफ्ते का ट्रेंड आपको शो कर रहा है, वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा एज कम्पेयर टू जो 6 महीने का या एक साल का ट्रेंड लाइन है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। ट्रेंड लाइन इज द बैकबोन। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ट्रेंड लाइन लोग जो है उनको बनाना भी नहीं आती, और वो सिर्फ दूसरे चार्ट पॉइंट्स को, ट्रेंड लाइन तो आपको डायरेक्शन बताती है, मार्केट की डायरेक्शन बताती है, दैट्स बैकबोन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। जिसको ट्रेंड लाइंस मार्केट बनाना नहीं आई और उसको नहीं समझ पाया, वो बाकी चीजों के बारे में उसको नहीं समझ आएगी कि मार्केट का क्या इंडिकेटर्स उसको वो हेल्प नहीं कर पाएंगे जो उसको ट्रेंड लाइन के साथ उसको कामयाबी देंगे। और ट्रेंड लाइन सिर्फ आपको जब भी आ सकती है जब आप उसकी बहुत प्रैक्टिस करें। इट्स मोर ऑफ अ आर्ट। ट्रेंड लाइन इज मोर ऑफ अ आर्ट एज कम्पेयर टू इसके। तो आपको ट्रेंड लाइंस के ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी व्हेन यू आर गोइंग फॉर द टेक्निकल एनालिसिस। पैटर्न्स हैं जो मार्केट के बनते हैं, जिस तरह मैंने बताया, जो पैटर्न्स डेवलप करते हैं, ये हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम, ये सारे जो है वो आपको बता रहे होते हैं कि मार्केट में क्या रीजन है। उनके पीछे एक रीजन है, बगैर रीजन के ये कोई भी चीज नहीं है, राइट? तो उन रीजंस को समझना, और पैटर्न को समझेंगे आप जब, उसके पैटर्न के पीछे रीजंस है, उन रीजंस को आज जिस दिन आप समझ जाएंगे, देन इट्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। पैटर्न्स को याद करने का कोई फायदा नहीं है, राइट? वो कोई भी कर सकते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल किस तरह करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करें जो टेक्निकल एनालिसिस में, तो हम क्या करते हैं? ट्रेंड ऑफ द स्टॉक प्राइसेस, क्या ट्रेंड चल रहा है इसका, रेफरेंस क्या है, मूविंग एवरेज, आरएसआई, बुलिंजर बैंड एंड ऑल, सारी जो भी इंडिकेटर्स हैं उनको। अगर हम फंडामेंटल्स देख रहे हैं तो अर्निंग रिपोर्ट्स देखेंगे, इंडस्ट्रियल ट्रेंड देखेंगे, कंपनी न्यूज, मर्जर, कोई भी चीज हो रही है वो उसको साथ साथ देख रहे होंगे। ओवरऑल स्टॉक मार्केट जो है उसके सेंटिमेंट्स क्या है वो हम देख रहे होंगे। नॉट फॉर टेक्निकल एनालिसिस, जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको हम देखते हैं कि गोल्ड जो है वो 3300 के लेवल को नहीं तोड़ रहा, और 34 को भी नहीं तोड़ रहा, लेट सपोज, और उसके बीच में काम कर रहा है, दैट इज द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के 33 और 34। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, इस रेंज के अंदर मार्केट है, ये सपोर्ट बन, ये रेजिस्टेंस बन गई, दिस इज अ सपोर्ट, राइट? एंड द मार्केट इज ट्रेडिंग अप। चार्ट पैटर्न, ट्राइंगल, फ्लैग क्या चीज बना रही है, बाकी इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं, वो सारी चीजें आपको पता चलती है। फिर फॉरेक्स मार्केट के अंदर क्या है, कौन कौन से इंडिकेटर्स, फंडामेंटल इंडिकेटर्स जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, वो क्या है? इंटरेस्ट रेट, के इंटरेस्ट रेट क्या जा रहा है। और इंटरेस्ट रेट मैंने जिस तरह आपको बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी करेंसी के लिए,
फिर जब आपका इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं, दूसरी करेंसियों को कन्वर्ट करके आपकी करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये वही जो मेजर करेंसी है जो दुनिया के बड़े मुल्क हैं उनके बारे में बात की जा रही है। अब नॉट टॉकिंग अबाउट द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जहाँ पे उनकी मूवमेंट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इन्फ्लेशन फैक्टर जो है, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, पीपीआई प्राइस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन क्या इम्पैक्ट कर रहा है आपकी इकोनॉमी के अंदर, वो सारे फैक्टर्स को देखते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी क्या है आपकी, एम्प्लॉयमेंट डेटा क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, ये सारे फैक्टर्स आपको बताते हैं करेंसी मार्केट के लिए कि वो इन फैक्टर्स को देखते हुए आप करेंसी मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं। फिर जो कमोडिटी मार्केट है, कमोडिटी मार्केट मींस व्हीट, कोको, कॉफी, ओक बेरीज, वॉट एवर, सारी जितनी भी राइस, सारी चीजें जितनी भी आती हैं उसको वो देखने के लिए आप क्या देखते हैं, आप सप्लाई एंड डिमांड देखते हैं कि क्या सप्लाई एंड डिमांड है, इस साल हमारी कितनी पॉपुलेशन दुनिया की कितनी है, क्रॉप कितनी हुई है, लास्ट ईयर क्रॉप अच्छी हुई थी, खराब हुई थी, या लास्ट ईयर बम्पर क्रॉप थी तो कितना माल बच गया था, इस साल क्रॉप जो है खराब हुई है तो वो उसको कम कॉम्पनसेट कर जाएगी। तो वो सारे फैक्टर्स, तो वेदर कंडीशन क्या क्या हो रहा है, जिस तरह अभी पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है पूरे पंजाब के अंदर और जो सिंध के अंदर एंटर होगा, तो उन्होंने जो फसलों को के साथ किया है, जो लॉसेज हुए हैं, तो इसका मतलब है हमें क्लियरली बता रहा है कि हमारी जितनी भी क्रॉप्स इस टाइम पे लगी हुई हैं वो खराब हो जाएंगी, और वो खराब होंगी तो हमारी शॉर्टेज आ जाएगी और फिर हमें इंपोर्ट करना पड़ जाएगा। तो वेदर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कमोडिटीज में, जो ग्रोइंग कमोडिटी जो एग्री रिलेटेड जो आइटम्स है उनके लिए। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो क्या है, जो एग्रीकल्चर में जो काम कर रहे हैं उनके लिए क्या है, जो उनके ट्रैक्टर्स चीजें कोई उनके ऊपर टैक्सेस तो नहीं लग रहे, वो सारी चीजें जो है वो आपको हेल्प आउट करती है इन सारी चीजों के लिए। स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो फिर हम देखते हैं जी कंपनी अर्निंग्स क्या चल रही है, रेवेन्यू क्या है, सेल्स क्या है उसकी, राइट, पी रेशो क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या है उसका, डेबिट लेवल क्या है कि कितने पैसे लिए हुए हैं, कितने पैसे रिसीवेबल है, उसकी बेसिस के ऊपर मैंने एग्जांपल भी डाल दिए हैं इसके अंदर, जैसे मीजान बैंक या के का, वो भी मैंने। फिर डिविडेंड कौन पे करता है, कितना डिविडेंड पे करते हैं, उनकी क्या रेशियो है, आपके ऑन एवरेज साल में इसकी अप्रिसिएशन ना हो तो डिविडेंड रेशियो क्या आ जाएगा, वो सारी चीजें। फिर इंपॉर्टेंट होता है कि मैनेजमेंट क्या है, कौन उस इंडस्ट्री को चला रहा है, राइट, और उसकी रेपुटेशन कैसी है। और ये स्पेशली पाकिस्तान के लिए है, तो पाकिस्तान में वो ग्रुप, जिन ग्रुप्स के बहुत सी कंपनी जो है वो स्टॉक में लिस्टेड है, ऑफ कोर्स वो कोई भी ऐसा काम नहीं करती जिसकी वजह से उनकी बाकी सारी इंडस्ट्रीज के ऊपर फर्क फर्क पड़ता है एज कम्पेयर टू वो जो नई कंपनीज आई हैं और एक ही कंपनी खुली है, उनके ऊपर आप वह उस तरह ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट यू हैव टू सी हाउ प्रोफेशनल दे आर, व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्री दे आर इन, राइट। मगर जो पुरानी कंपनीज हैं जिनकी मैनेजमेंट पुरानी है, उनके ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास है कि जी वो किस तरह का काम करते रहे और कितनी बेहतर काम करते रहे, वो सारी चीजों को देखते हुए हम अंदाज सकते हैं। फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल देखते हैं, वैल्यूएशन वर्सेस प्राइस देखते हैं कि इसकी वैल्यूएशन करके क्या करेंगे इन, तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। दिस इज ऑल द फंडामेंटल एनालिसिस, राइट। आप फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद देन इफ यू यूज द टेक्निकल एनालिसिस टुगेदर, राइट, तो वो आपको बताएगा कि व्हाट इज द गुड टाइम टू बाय और व्हाट इज द गुड टाइम टू सेल, एंड वेट फॉर द मार्केट टू गो डाउन, देन यू कैन बाय अगेन। ये ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब आते हैं हम जो बात कर रहे थे कि टेक्नो फंडामेंटलिस्ट, जो मैंने आपको बताया था कि टेक्नो फंडामेंटलिस्ट क्या है, जो फंडामेंटल्स को देखता है, फंडामेंटल्स को देखने के साथ टेक्निकल एनालिसिस की मदद से मार्केट के अंदर अंतर होता है, बाय और सेल करता है। व्हेन ही थिंक्स द मार्केट इज रीच टू द saturation level or the peak or the bottom, he takes the profit and then he waits। फिर वो मार्केट में उसी डायरेक्शन के, एक डायरेक्शन होती है
जब वो खरीद रहा होता है तो खरीदता रहता है, लेकिन वो सेल सिर्फ का जो खरीदा हुआ माल है वो ही बेचता है, मगर वो मजीद सेल नहीं करता। तो उसकी डायरेक्शन जो है वो सिंगल डायरेक्शन होती है, दोनों साइड के ऊपर काम नहीं करता। फंडामेंटल में हम कंपनी एनालिसिस करेंगे, इंडस्ट्री एनालिसिस, इकोनॉमिक कंडीशंस, फ्यूचर प्रॉफिट, और टेक्निकल एनालिसिस में हम सारे जो इंडिकेटर्स हैं, मूविंग एवरेज, आरएसआई इंडिकेटर, जितने भी इंडिकेटर्स हैं, ऑसिलेटर्स, चार्ट, वो सारे फैक्टर्स को देख रहे होते हैं। तो इन दोनों को अगर हम मर्ज कर देते हैं तो एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिससे आपके रिजल्ट बहुत बेहतर होते हैं, लॉजिकल होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है लॉजिकल है। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? ह्यूमन साइकोलॉजी, राइट, हिस्टोरिकल प्राइजेस, चार्ट पैटर्न्स, ट्रेडिंग वॉल्यूम, कि वॉल्यूम कैसा है, राइट, कि कितना वॉल्यूम है, ज्यादा वॉल्यूम से जा रहा है या नहीं। वॉल्यूम को भी मैं थोड़ा सा आपको समझाता जाऊं कि वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस क्या है। हायर वॉल्यूम के साथ जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो इसका मतलब है कि मार्केट में स्टेबिलिटी मौजूद है, मतलब मार्केट कैन गो फर्दर अप। अगर लो वॉल्यूम से ऊपर की तरफ जाती है, मींस कि मार्केट में टेंडेंसी है कि मार्केट नीचे भी आ सकती है। इसी तरह अगर मार्केट नीचे की तरफ हाई वॉल्यूम के साथ जा रही है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट जो है मजीद बेयर ट्रेंड की तरफ जा रही है। वॉल्यूम मींस नंबर ऑफ ट्रेडर्स, नंबर ऑफ लॉट्स, मींस कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा, मीन्स अगर आप 50 लोग एक कमरे के अंदर हो और 50 लोगों की गुंजाइश हो, राइट, और एक ही दरवाजा हो जिसमें से वो गुजर सकते हो, तो सबकी डायरेक्शन एक ही होगी। लेकिन अगर 50 लोगों की गुंजाइश हो एक कमरे के अंदर, वो लोग 25 हो, तो कोई भी आदमी आगे पीछे मूव आउट कर सकता है। तो वॉल्यूम जो है, इस नंबर के जो जितने ज्यादा ट्रेडर्स होंगे उतनी ज्यादा मार्केट में स्टेबिलिटी होगी। तो इसलिए वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस इसलिए की जाती है, दैट शोज कि कल से वॉल्यूम आज हाई हुआ है, ज्यादा वॉल्यूम से काम हुआ है और मार्केट ऊपर गई है, दैट मीन्स कि मार्केट हैज गॉट मोर स्टेबिलिटी, तो मार्केट कैन गो फर्दर अप। दो वॉल्यूम के साथ गई है, मींस इट कैन टर्न अराउंड। स्ट्रॉन्ग कंपनी, राइट टाइमिंग्स एंड बेस्ट ट्रेड, मतलब यही एग्जांपल हमारा आएगा कि तीनों चीजें हमारी, कि कंपनी भी हमने देख ली स्ट्रॉन्ग, या कमोडिटी, या स्टॉक्स जिसमें भी हम काम कर रहे हैं, इधर गोल्ड। अब उसके राइट टाइमिंग्स, टाइमिंग्स हमें टेक्निकल्स बता रहा है कि कहाँ पे खरीदना है और कहाँ बेचना है, राइट। अगर फंडामेंटल्स वीक है किसी भी चीज के और हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म जो है उसकी फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमें बता रही है मार्केट के मार्केट कैन गो फर्दर अप, राइट, इट्स बेटर नॉट टू ट्रेड इन दैट मार्केट, राइट। वेट फॉर द fundamental side. If the fundamental side is strong, then you can go and you can take the market. Avoid strong fundamentals with the weak charts. और दूसरी तरफ टेक्नो फंडामेंटल क्या क्या है? मैरी द टू, मीन्स दोनों को मिलाओ और दोनों को मिला के डिसीजन मेकिंग करो, राइट। अकेले उस किसी के साथ काम ना करो। यूज फंडामेंटल्स फॉर द बिग पिक्चर, मीन्स आपने ओवरऑल सिचुएशन के, लेट्स सपोज अगर गोल्ड की है तो हम गोल्ड के बारे में बात करेंगे कि जी गोल्ड सप्लाई और डिमांड कितनी है, कौन लोग हैं जो गोल्ड ले रहे हैं, कौन से फेडरल बैंक्स हैं दुनिया के जो गोल्ड की तरफ जा रहे हैं, कौन कौन से ममालिक हैं जिनमें गोल्ड की गोल्ड लेके जा रहे हैं, और उसकी क्यों डिमांड बढ़ रही है, क्या फियर्स है मार्केट के, वो सारे फैक्टर्स को लेके लॉन्ग टर्म देखते हुए उस वक्त हम मार्केट के अंदर डायरेक्शन लेते हैं मार्केट की, कि मार्केट कैन गो फर्दर अप और मार्केट कैन गो फर्दर डाउन। मैंने जिस तरह आपको बताया था कि गोल्ड की प्राइस, फिर मैं बता रहा हूँ कि ये सिर्फ ऊपर नहीं है, नीचे भी जाती है, राइट। 2012-13 में ये $2000 तक चली गई थी, 1900 समथिंग, और फिर उसके बाद $1000 भी हो गई थी, मीन्स आधी कीमत हो गई थी। तो लोग 1980s में गोल्ड की प्राइस जो है वो $800 तक भी चली, $600 तक चली गई थी, और उसके बाद वो गिर के $200 भी आ गई थी। तो कीप दैट थिंग इन माइंड कि मतलब सिर्फ गोल्ड बढ़ता नहीं है, गोल्ड गिरता भी है, राइट। तो बेशुमार लोगों के जहन में ये होता है कि गोल्ड प्राइस ऑलवेज गोज अप, राइट। सो इट्स नॉट द कंडीशन। जब दुनिया के हालात बेहतर हो जाएंगे, दुनिया बेहतर परफॉर्मेंस करने लगेगी, तो जो गोल्ड सिक्योरिटी के तौर पे मैंने आपको बताया था, इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट्स अ सिक्योरिटी।
तो लोग अपनी सिक्योरिटी को बेच के इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाएंगे। अभी सिक्योरिटीज की तरफ जा रहे हैं। जब हालात बेहतर होंगे, उनको लगेगा कि जी दुनिया की इकोनॉमी बेहतर है, हमारे मुल्क की इकोनॉमी बेहतर है, एंड वी शुड नॉट गो फॉर द गोल्ड एज अ सिक्योरिटी, क्योंकि गोल्ड ना अंडे दे रहा है ना बच्चे दे रहा है, वो तो सिर्फ इंप्रिसिएशन मिल रही है आपको अगर कीमत बढ़ रही है, और अगर कीमत गिर रही है तो नुकसान हो रहा है। ना वो डिविडेंड दे रहा है, ना वो इंटरेस्ट दे रहा है, ना वो रेंट दे रहा है, बल्कि आपकी जेब से जो आप लॉकर में रखते हैं उसके भी पैसे आपसे ले रहा है। तो ऑलवेज कीप दैट थिंग माइंड, मतलब लॉट ऑफ पीपल दे हैव दिस थिंग, द गोल्ड प्राइस ऑलवेज गोज अप। अच्छा, फंडामेंटल्स क्या होता है कि फंडामेंटल्स में आप हमें जो एक बेनिफिट होता है कि जो र्यूमर्स मार्केट के अंदर होते हैं, जो शॉर्ट टर्म कोई आके कोई पुल जड़ी छोड़ देता है, राइट, इस किस्म की चीजें जो है वो हमारे रिस्क फैक्टर्स को कम से कम कर देते हैं। राइट, हमें फंडामेंटल्स को देख रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि एग्जैक्टली ये इस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं या नहीं है, और उसकी बेसिस के ऊपर हमारे एनालिसिस होते हैं। टेक्निकल क्या करता है, हमारा रिस्क गलत टाइमिंग और सही टाइमिंग्स बताता है हमें कि हमें सही टाइम कब है, व्हाट इज द गुड टाइम टू बाय एंड व्हाट इज द गुड टाइम टू सेल, राइट, व्हेन द मार्केट रीच टू दैट सर्टेन लेवल वेयर वी शुड टेक अ प्रॉफिट, या कहाँ पे हमें चाहिए कि हम उसको खरीदें। कंबाइन फॉर द कॉन्फिडेंस, बोथ फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स से बाय, खरीदो, राइट, कि फंडामेंटल्स और टेक्निकल दोनों फैक्टर्स हमारे हमें बता रहे हो दिस इज अ गुड टाइम टू बाय। तो इस आपको आपका कॉन्फिडेंस और आपके एनालिसिस बहुत बेहतर होंगे एज कम्पेयर टू वन साइडेड, या तो आप सिर्फ फंडामेंटल या सिर्फ टेक्निकल्स पे काम कर रहे हो। दोनों चीजों को जब आप मर्ज करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बेहतर होता है, आपके रिजल्ट्स भी बेहतर होते हैं। फंडामेंटल्स हमें लॉन्ग टर्म प्लान के बारे में बता रहे होते हैं, और टेक्निकल्स हमें ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म के बारे में बता रहे हैं। ये जो एक ये सेम वही चीज है, तो टेक्निकल टेल द शॉर्ट टर्म मूव्स। ऑयल ऑयल कंपनी जो है उसके स्टॉक्स 5% गए हैं और सपोर्ट लेवल के ऊपर वो होल्ड कर रहा है, तो इट्स अ टाइम टू टेक अ प्रॉफिट, राइट। तो आप उसमें प्रॉफिट की तरफ चले जाते हैं, you take the profit, so they give a signal to you where to take the profit, और वो indicators आपको बता रहे होते हैं जो मार्केट के sentiments, support, resistance and other indicators where the market is overbought or oversold, right, और वो different indicators हैं जिसमें RSI is one of it. RSI is a momentum indicator, it's not a oversold or overbought के लिए नहीं है। RSI is basically for the it's a momentum, और मोमेंटम के साथ हमें पता चल रहा होता है कि मार्केट जो है वो किस सेचुरेशन, अगर उसकी कॉम्बिनेशन हम डिफरेंट इंडिकेटर्स के साथ करें तो वो बेहतर रिजल्ट हमें बता देता है। फिर अब कहते हैं कि जी डोंट ट्रेड ओनली ऑन चार्ट्स, कि मतलब सिर्फ चार्ट्स के ऊपर ही काम नहीं करो, राइट, तो मतलब अगर चार्ट्स के ऊपर ही काम करना है, साथ में अगर आप फंडामेंटल्स को साथ लेके चलेंगे, उसको समझ के काम करेंगे, तो योर रिजल्ट इज गोइंग टू बी मच बेटर। तब आपको क्या क्या चीजें चाहिए एक अच्छा ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए? नंबर वन, जो क्वालिटी चाहिए होती है एक अच्छे ट्रेडर के लिए, दैट इज अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द की इन दिस बिजनेस। इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन, अगर आप इम्पल्सिव बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए जाते हैं, तो जो क्योंकि मार्केट इतनी ज्यादा इफेक्टिव है कि इस मार्केट के अंदर जब मार्केट की मूवमेंट हो रही होती है तो पीपल दे बाय एंड सेल, right? When they see the market going up, going down, so they start making those decisions. तो वो जो डिसीजंस ले रहे होते हैं, इम्पल्सिव डिसीजंस ले रहे होते हैं, उससे उसको काबू करने के लिए आपको एक ट्रेडिंग प्लान चाहिए होता है। मतलब ट्रेडिंग प्लान बिल्कुल इसी तरह की चीज है जिस तरह आप अपनी अ, दिन का टाइम टेबल बनाते। मैं इस टाइम पे उठूंगा, इस टाइम पे मुझे ऑफिस जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, जो भी आप काम करते हैं वो टाइमिंग्स है, इस टाइम पे खाना है, इस टाइम पे मुझे जाना है। टू मेक अ स्केड्यूल, किस टाइम पे मुझे पढ़ना है, इस टाइम पे मुझे फैमिली को टाइम देना है, इस टाइम पे खेलना है, राइट। जब आप वो बनाते हैं तो आप डिसिप्लिन हो जाते हैं, हैपेजिट नहीं रहती चीजें। सेम इज अ ट्रेडिंग प्लान, व्हेन यू मेक अ ट्रेडिंग प्लान, दैट ट्रेडिंग प्लान मेक्स यू डिसिप्लिन, एंड दैट इज द की फॉर दिस मार्केट। यू यू हैव अ ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान क्या है?
ट्रेडिंग प्लान ये है कि ये हाउ मच मनी आप वांट टू मेक, राइट। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट की है, लेट सपोज 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, या आपने 10,000 डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है, राइट। तो अब आप कहेंगे कि जी मुझे 1 साल में कितना प्रॉफिट होना चाहिए, राइट। तो उसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला ये हमारा है कि जी हम देखते हैं कि हाउ मच द इन्फ्लेशन इज एंड हाउ मच इज द डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी, एंड द थर्ड पार्ट वी सी के इंटरेस्ट रेट क्या है, राइट। इन तीनों फैक्टर्स को हम साथ लेकर हम काम करते हैं, और फिर हम एनालिसिस करते हैं कि जी दिस मच मनी वी शुड मेक, राइट। और कि इतना पैसा हमें कमाना है, लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक 30% कमाना है, मीन्स और 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, तो मतलब 3 लाख रुपए हमें कमाने हैं साल में 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। आप उसको डिवाइड करते हैं 12 से, राइट, कि ये इतना अमाउंट मैंने कमाना है महीने में, और उसको डिवाइड करते हैं 22 से, राइट, जो आपको बताता है कि डेली आपको कितना कमाना है टू रीच 30%, विच इज लाइक 300,000, राइट। वो जो भी अमाउंट हो आपका, 1,000 डॉलर हो, 1 लाख रुपए हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ रुपए हो, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट कि जी मेरा टारगेट क्या है। और वो टारगेट आपको बताता है कि आपको कितना ट्रेड करना चाहिए, कितनी बड़ी लॉट्स आपको लेनी चाहिए, कितना आपको काम करना चाहिए। दैट शोज आपके पास ट्रेडिंग प्लान मौजूद है, आपको पता है कि आपको कितना काम करना है, कितनी ट्रेड करनी चाहिए, आपको कितने लॉट आपको लेने चाहिए, तब मिनिमम रिस्क फैक्टर लेना चाहिए, लिवरेज कम से कम लेनी चाहिए, राइट। ऑल दोज फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन द मार्केट, राइट। तो डिसिप्लिन होने के लिए यू नीड अ ट्रेडिंग प्लान। इफ यू डोंट हैव अ ट्रेडिंग प्लान यू कैन नॉट मेक मनी इन दिस मार्केट। इफ यू आर नॉट disciplined you cannot make money in the market, even though if you know the technicals and fundamentals both, and if you are not disciplined there is no way that anyone can make money. People those who have a good discipline and they have a less uh, technical knowledge and fundamental knowledge, they are far better than the people those who know a lot of technicals and fundamentals, they are not disciplined. So keep that thing in mind कि discipline is the key. आप जब तक डिसिप्लिन नहीं होंगे, प्लस दिस ट्रेडिंग इज समथिंग जो एक यू नीड समवन अ मेंटोर, किसी के साथ भी आप काम कर रहे हो, कोई भी आप समझते हो कि आपकी लाइफ में ये आदमी है जो बेहतर काम जानता है, इसके सालों के एक्सपीरियंस मौजूद है, जो ये बेहतर तौर पे काम कर सकता है, हमें मुझे सिखा सकता है, तो आपको चाहिए कि यू शुड गो विद इट, राइट। उनको उनके साथ, क्योंकि वो आपको बताएगा साथ साथ, राइट। वो आपको ये बताएगा कि किन हालात में कैसे काम किया जाता है। मार्केट की कंडीशंस तो मुस्तकिल चेंज हो रही है, तो उन चेंज कंडीशंस के अंदर वो आपको बताता जाएगा कि किन हालात में क्या, मतलब हम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, इफ यू आर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, आपको नहीं पता बारिश में किस तरह चलाते हैं, तो जो बारिश में चलाते रहे हैं, आपने नई चलाना सीखी है, वो आपको गाइड करेगा कि जब दलदल होगी, जब बजरी पड़ी होगी, चढ़ाई के ऊपर किस तरह, उतारते हुए किस तरह, ढलान पे किस तरह मोटरसाइकिल को लेके जाना है। तो दे गाइड यू, यू नो लाइक हर कंडीशन से वो गुजर चुके होते हैं, तो दे टेल यू व्हाट टू डू, यू नो लाइक कि आपको इन हालात में किस तरह आपने काम करना है। तो यू नीड अ मेंटोर, समवन कि जो आपको गाइड कर सके। बट फिर मैं आपको वही बोलूंगा, नेवर लिसन टू एनीवन, नो टिप्स, किसी के टिप्स के ऊपर ना जाए कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या कह रहा है, राइट। डू योर ओन एनालिसिस एंड वर्क, बट डोंट डोंट एवर थिंक अबाउट कि कोई मुझे बताएगा और कोई आपके लिए आपको कमा के दे सकता है, राइट।